नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस घटनाक्रम की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और जिस पर अब हर चौराहे, हर चाय की दुकान, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर यह हुआ क्या है और आने वाले दिनों में यह देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। क्योंकि जब से राहुल नायडू के बयान सामने आए हैं और जब से पीएम मोदी ने उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चौंकाने वाला रुख दिखाया है, तब से लेकर अभी तक पूरा माहौल गर्म है और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर कोई अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या है और क्यों अचानक ऐसा माहौल बना कि आम जनता भी सोच में पड़ गई कि क्या देश की राजनीति किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत होती है उस वक्त से जब राहुल नायडू ने मंच पर खड़े होकर वह बयान दिया जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम, सरकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाई गई एक बड़ी चिंता थी। और जैसे ही यह बयान आया, सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं में बेचैनी फैल गई और खुद पीएम मोदी का वह रिएक्शन, जिसने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन उठाकर एक तरह की नाराजगी और चिंता दोनों को दिखाया, वह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और विपक्ष ने इस वीडियो को पकड़कर सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके तुरंत बाद अमित शाह की ओर से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सिर्फ चुनाव से पहले का भ्रम फैलाने वाला अभियान है। लेकिन विपक्ष के नेता चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो सवालों से भागने की क्या जरूरत है और इन सवालों का जवाब देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। और इसी तरह देश भर में यह बहस तेज होती गई और जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा कह रहा था कि विपक्ष सिर्फ ड्रामा कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा लगातार कह रहा था कि जब इतनी बड़ी बात कही गई है तो इसकी जांच जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप फैलने लगी, उनमें मोदी का चौंकता हुआ चेहरा, अमित शाह का गंभीर लहजा और राहुल नायडू की आक्रामक शैली, इन तीनों ने मिलकर एक तरह के राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि जैसे जैसे यह मामला फैलता जा रहा था, अचानक खबर आई कि कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने लगे हैं, जिनमें से कुछ ने खुलकर कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे उचित हैं और जिनका जवाब मिलना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब चुनावी नौटंकी है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन असली मसाला तब आया जब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह दावा कर दिया कि यदि इस मुद्दे का हल नहीं निकला तो यह आने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है और सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। और दोस्तों, यह बात सत्ता पक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहता जिसमें उसकी छवि को खतरा हो। और दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और इसी माहौल में देश भर की जनता लगातार यह सोच रही थी कि क्या यह मुद्दा वास्तव में उतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी वहां पहुंचती है जहां सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी अगली सभा में यह कहा कि देश की जनता इन झूठे आरोपों को समझ चुकी है और यह सब सत्ता में आने की लालसा से प्रेरित बयान है, तभी राहुल नायडू ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में सही है तो एक स्वतंत्र जांच से डर क्यों रही है। और इस बयान के बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई और इस बार विपक्ष और सरकार दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने भिड़ गए। लेकिन दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि कुछ पूर्व अफसरों ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना गलत नहीं होता, बल्कि यह तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वहीं कुछ ने कहा कि यह देश की छवि से खेलने जैसा है और इस तरह की बातें जनता को भ्रमित करती हैं। लेकिन असली तनाव तब और बढ़ गया जब कुछ विदेशी मीडिया चैनलों ने भी इस विवाद को कवर करना शुरू कर दिया और अब यह मामला सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया। और इसका असर यह हुआ कि सरकार को अब और सावधानी से बयान देना पड़ा और विपक्ष को मौका मिल गया सरकार पर और तीखा हमला करने का। और दोस्तों, ठीक इसी समय
एक और नई कहानी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि कुछ राज्यों में विपक्ष की मीटिंग हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि आने की वाले दिनों में वे इस मुद्दे को और भी बड़ा बनाएंगे और लगातार दबाव बनाए रखेंगे। लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली और कहा कि वे कानून और प्रक्रिया के अनुसार जवाब देंगी और किसी भी तरह की गलत जानकारी को फैलने नहीं देंगी। और दोस्तों, इसी बीच जनता के बीच एक अजीब सा माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है, किसे मानें, किस पर भरोसा करें, और क्या देश की राजनीति सच में एक नए मोड़ पर खड़ी है या यह सब चुनाव से पहले की एक बड़ी रणनीति है। और दोस्तों, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, हर बात का सच तुरंत सामने नहीं आता। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तीखेपन के साथ बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि यह मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। और इसी कारण हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है और जनता एक अनिश्चितता की स्थिति में है कि आने वाला समय देश के लिए क्या लेकर आने वाला है। और दोस्तों, यही कारण है कि यह मामला इतना बड़ा बन गया है कि अब यह सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि यह 2025 के चुनाव की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है। और हो सकता है कि अगले 2 महीने में राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से हमला भी तेज होगा और बचाव भी। और यही वह वक्त है जब जनता को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है और यह समझना है कि कौन सा नेता सच बोल रहा है, कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और किसकी रणनीति देश के हित में है और किसकी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में। और दोस्तों, राजनीति का खेल हमेशा ऐसा ही होता है जहां हर चाल के पीछे एक मकसद होता है और हर बयान के पीछे एक मंशा। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं वह भी एक बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा है जिसका अंत अभी लिखना बाकी है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है मानो पूरा राजनीतिक परिदृश्य किसी अदृश्य धागे से खींचता चला जा रहा है और हर नया बयान, हर नई मीटिंग, हर नया आरोप इस धागे को और उलझाता जा रहा है। और इसी उलझन के बीच एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब देश की आर्थिक स्थिति पर भी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और विपक्ष ने कहा कि सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने इसके उलट कहा कि विपक्ष सिर्फ भय और अफवाह फैलाकर चुनावी फायदा लेना चाहता है। लेकिन असली दिलचस्पी की बात यह रही कि जनता अब खुद सवाल पूछने लगी और कई जगहों पर छोटे छोटे जनमंच आयोजित हुए जहां लोग खुले तौर पर यह चर्चा करने लगे कि आखिर हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या नेताओं की लड़ाई हमारे मुद्दों को पीछे धकेल रही है। और दोस्तों, इसी माहौल में एक और चौंकाने वाली घटना हुई जब कुछ पुराने राजनीतिक दिग्गज वापस मैदान में उतर आए और उन्होंने कहा कि वे इस बार किसी भी पक्ष में नहीं बल्कि जनता की ओर से खड़े होंगे और जो भी दल जनता के मूल मुद्दों से भटकता दिखाई देगा वे उसका खुलकर विरोध करेंगे। और यह बात सुनकर कई पार्टियों के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि पुराने नेताओं की पकड़ अभी भी कई क्षेत्रों में मजबूत है और उनका तटस्थ होकर सक्रिय होना चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। इसी बीच खबर यह भी आई कि कई राज्यों में छोटे छोटे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और कई जगह सोशल मीडिया पर जनता बनाम सत्ता जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग यह सवाल उठाने लगे कि क्या इस बार चुनाव सही मायनों में जनता और सरकार के बीच का फैसला होगा या फिर ध्रुवीकरण और प्रचार का खेल हावी रहेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति का खेल कभी इतना सरल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जनता की नाराजगी का ग्राफ बढ़ने लगा, सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कई नई घोषणाएं कर दी, जिनमें युवाओं के लिए योजनाएं, किसानों के लिए राहत पैकेज और उद्योगों के लिए नई नीति शामिल थी और विपक्ष ने इसे चुनावी रिश्वत कहा। लेकिन सरकार ने कहा कि यह योजनाएं बहुत पहले ही बनाई गई थीं और अब लागू की जा रही हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल शुरू हो गई और कुछ विदेशी में बाजारों में कंपनियों ने बयान दिया कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो निवेश प्रभावित हो सकता है। और इस बयान ने सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बढ़ा दिया। सरकार चाहती थी कि विदेशों में भारत की छवि पर कोई आंच ना आए और विपक्ष चाह रहा था कि भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाएं ताकि सरकार पर और दबाव बने। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा वह तब जब चुनाव आयोग की ओर से यह बयान आया कि वे सभी आरोपों की समीक्षा करेंगे
और आवश्यकता पड़ने पर नई तकनीकी कमेटी बनाई जाएगी। और जैसे ही ये खबर आई, पूरे देश की नजरें चुनाव आयोग पर टिक गईं, क्योंकि लोगों को महसूस हुआ कि अब शायद इस विवाद का कोई दिशा निर्देश सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी को और उलझा दिया, क्योंकि सरकार समर्थकों ने दावा किया कि यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया गया है, जबकि विपक्ष समर्थकों ने कहा कि यह जनता की जीत है। और इसी बहस के बीच दोनों पक्षों ने अपने अपने विशेषज्ञों को टीवी डिबेट्स में भेजना शुरू कर दिया, जहां हर चैनल पर चीख पुकार, आरोप प्रत्यारोप और नाटकीय प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी। और जनता टीवी के सामने बैठकर सोचने लगी कि आखिर इनमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। दोस्तों, कहानी अब यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कई नए सर्वे भी सामने आने लगे हैं, जिनमें कहीं सरकार आगे दिख रही है तो कहीं विपक्ष, और इसी वजह से माहौल और गर्म होता जा रहा है। लेकिन असली रहस्य यह है कि ग्राउंड पर जनता की राय अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लोग अपनी नाराजगी भी छिपा रहे हैं और अपने समर्थन को भी। और इसी कारण हर राजनीतिक दल अब घर घर अभियान शुरू कर रहा है, ताकि पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है और किस दिशा में हवा बह रही है। और दोस्तों, राजनीति में कहा भी जाता है कि हवा कभी स्थिर नहीं रहती, कभी एक छोर की ओर बहती है तो कभी दूसरी। और यही खेल इस समय पूरे देश में चल रहा है। और हर नेता, हर पार्टी, हर कार्यकर्ता इस समय सिर्फ एक ही कोशिश में लगा है कि कैसे जनता के मन को पढ़ा जाए और कैसे अगले चुनाव को अपनी दिशा में मोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, जनता भी अब पहले वाली नहीं रही। लोग समझदार हो चुके हैं। वे प्रचार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, वे बयानबाजी से प्रभावित नहीं होते। वे अपने अनुभव, अपने मुद्दों और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहते हैं। कस्बों में, शहरों में लोगों की बातचीत अचानक दो ध्रुवों में बंट जाती है। एक तरफ मोदी के समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला ही अंतिम है और बिहार को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। दूसरी तरफ नीतीश समर्थक कहते हैं कि नीतीश को अपमानित करके दिल्ली ने बिहार की राजनीति को कमजोर किया है। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं रह जाता, यह बिहार की आत्मा को दो हिस्सों में बांट देता है। युवा पहली बार इतने बड़े स्तर पर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या केंद्र का दबाव राज्य की राजनीति को कुचल रहा है? क्या बिहार की सरकार को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए? और क्या चुनाव वास्तव में जनता का फैसला होता है या सिर्फ राजनीतिक समझौता? इधर कांग्रेस इस मौके को खोना नहीं चाहती। वह बिहार में लगातार सभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोपों की झड़ी लगा देती है कि मोदी सरकार गठबंधन की मर्यादा तोड़ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान नीतीश के साथ मंच साझा करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह गठबंधन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संघर्ष है। नीतीश भी पहली बार इतने खुले शब्दों में बीजेपी नेतृत्व पर हमला करते हैं और कहते हैं कि अब बिहार को दिल्ली के आदेश पर नहीं चलना चाहिए। इस बीच बीजेपी तेजी से अपने अंदरूनी गुटों को मजबूत करती है और यह संदेश फैलाने लगती है कि नीतीश के जाने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अपना स्थिर नेतृत्व तैयार है। लेकिन जमीन पर यह बात इतनी आसानी से नहीं चल पाती। जनता यह महसूस के देश के बास करने लगती है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है और दोनों पक्ष पूरी ताकत से जनता को अपनी तरफ खींचने में जुट गए हैं। और जैसे जैसे यह संघर्ष बढ़ता है, मीडिया में यह चर्चा तेज हो जाती है कि यह केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, यह 2029 की लड़ाई का ट्रेलर है। अगर नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत होता है तो यह उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। बीजेपी इस खतरे को समझते हुए बिहार में सबसे बड़े स्तर का राजनीतिक अभियान शुरू करती है। प्रधानमंत्री खुद कई रैलियां करते हैं और यह संदेश देने लगते हैं कि बिहार को अब स्थिरता की सरकार चाहिए, न कि हर 2 साल में बदलने वाली। लेकिन नीतीश भी पीछे हटने वाले नहीं। वे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो जनता को यह सोचना चाहिए कि सत्ता किसके हाथ में है, जनता के या दिल्ली के कुछ लोगों के।
धीरे धीरे यह बहस सिर्फ राजनीति नहीं रहती, यह राज्य की स्वायत्तता बनाम केंद्रीय प्रभुत्व की बहस बन जाती है। विपक्ष इसको हथियार बनाता है, बीजेपी इसे राष्ट्रवाद के खिलाफ अभियान कहती है। यही वह मोड़ है जहां पूरा देश महसूस करता है कि बिहार का यह संकट अब सिर्फ एक राज्य का संकट नहीं, बल्कि लोकतंत्र की दिशा का फैसला करने वाला क्षण बन चुका है। और जैसे ही यह राजनीतिक संघर्ष राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता है, देश के बड़े अखबार और टीवी चैनल इसे भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़ कहकर पेश करने लगते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर बैठकों का सिलसिला तेज हो जाता है। बीजेपी के नेता चिंतित हैं कि बिहार का यह झटका उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश तक असर डाल सकता है। कांग्रेस उत्साहित है कि कई सालों बाद पहली बार उनके पास ऐसा चेहरा है जिसके आने से बीजेपी की रणनीति टूट सकती है। नीतीश कुमार भी समझते हैं कि यह उनका राजनीतिक पुनर्जन्म है और वे इसे खोना नहीं चाहते। उधर पटना में हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी भी दो हिस्सों में बंटने लगती है। अफसर यह समझ नहीं पा रहे कि सत्ता आखिर किस हाथ में स्थिर होगी। क्या उन्हें बीजेपी के निर्देशों के हिसाब से चलना है या नीतीश के नए गठबंधन के? यह प्रशासनिक भ्रम जमीन पर और भी बड़ा संकट पैदा करता है। कानून व्यवस्था बिगड़ने लगती है, छोटे छोटे मुद्दों पर प्रदर्शन होने लगते हैं और विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताने लगता है। इसी माहौल में नीतीश कुमार और कांग्रेस एक संयुक्त रैली करते हैं और उस रैली में नीतीश पहली बार खुले तौर पर कहते हैं कि बिहार को किसी बाहरी शक्ति के आदेश पर चलने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला बिहार करेगा, न कि दिल्ली में बैठा कोई। यह बयान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि यह संदेश सीधा सीधा जनता की भावना को छूता है। हमारा बिहार, हमारा फैसला। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से पलटवार करती है। मोदी खुद बिहार में कई सभाएं करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस और नीतीश का गठबंधन सिर्फ सत्ता बचाने का खेल है। वे